हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी का। तो इससे रिलेटेड मैं ये जो है पीडीएफ लेकर आया हूं। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और जो आप लोगों का 20 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप्स का, तो उसकी जो है सॉल्यूशन जो भी है वो बुधवार को आपको मिल जाएगा। ठीक है, बुधवार तक आपको मिल जाएगा। हो सकता है उससे पहले भी मिल जाए या बुधवार तक आपको मिल जाए। ठीक है, और तो फिर ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसका उपयोग एक क्षैतिज सतह पर प्रति यूनिट क्षेत्र प्रति यूनिट समय ऊर्जा के संदर्भ में कुल विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है पाइनोमीटर का किया जाता है। किसका किया जाता है? पाइनोमीटर का किया जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि किसका उपयोग प्रत्यक्ष बीम विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। तो किसका जो है प्रत्यक्ष बीम विकिरण को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पायर हेलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि जिस दर पर ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है, जिस दर पर ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर स्थिरांक कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि एक उपकरण जो स्टैंड अलोन सिस्टम एक उपकरण जो स्टैंड अलोन सिस्टम या तो बिजली की आपूर्ति करने के लिए वर्तमान में वैकल्पिक रूप से प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इन्वर्टर कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश का एक कण जो ऊर्जा की शक्ति व्यक्तिगत इकाई के रूप में कार्य करता है या प्रदर्शित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि जेनिथ कोण व्याज की दिशा और जेनिथ के बीच का कोण है। तो व्याज की दिशा और जेनिथ के बीच का कोण कौन सा है? जेनिथ कोण जो है व्याज की दिशा और जेनिथ के बीच का कोण है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि सौर विकिरण की इकाई है। तो सौर विकिरण की इकाई क्या है? लैंगली है। क्या है? लैंगली। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि एक लैंगली कितना होता है? तो एक लैंगली जो है 85.93 kWh पर मीटर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि एक एनीमोमीटर किसको मापता है? जो एनीमोमीटर होता है वो किसको मापता है या नापता है? तो किसको मापता है? वो हवा की गति को मापता है। किसको मापता है? हवा की गति को मापता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि सौर ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत वास्तव में पृथ्वी तक पहुंचता है? तो कितने प्रतिशत वास्तव में पृथ्वी तक पहुंचता है? तो वो 75% जो है वास्तव में पृथ्वी तक पहुंचता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि हवा की दिशा को मापता है। तो हवा की दिशा को कौन मापता है? वाइंड वेन मापता है या वेन मापता है? वाइंड वेन मापता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि सौर विकिरण जो प्रति वर्ग मीटर प्रति मिनट पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है उसे क्या कहा जाता है? इंसोलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसोलेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि जनता बायोगैस प्लांट अर्धविराम प्रवाह संयंत्र है। तो ये कैसा है? सही है। ठीक है, ये संयंत्र है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पायरोलिसिस के रूप में भी जाना जाता है जिसे हवा के अभाव में हीटिंग करके जटिल पदार्थों के टूटने के रूप में सरल पदार्थों के टूटने के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? कार्बोनिसेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोनिसेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि क्या सूर्य सभी ऊर्जा स्रोतों का स्रोत है? कि क्या सूर्य सभी ऊर्जा स्रोतों का स्रोत है? तो जो इसका सही आंसर है हाँ, ये सभी ऊर्जा स्रोतों का स्रोत है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि
प्राकृतिक गैस का कैलोरी मान कितना होता है? तो प्राकृतिक गैस का कैलोरी मान कितना होता है? वो होता है 50 kJ प्रति किलोग्राम के हिसाब से। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि बायोगैस में मुख्य घटक के रूप में कौन सी गैस जानी जाती है? तो बायोगैस में मुख्य घटक के रूप में कौन सी गैस जानी जाती है? CH4 CO2 मानी जाती है, ठीक है, CH4 और CO2 मानी जाती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि सिस्टम में प्राप्त ऊर्जा में परिवर्तित ऊर्जा को किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? दक्षता ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। सिस्टम में प्राप्त ऊर्जा में परिवर्तित ऊर्जा को किसके रूप में जाना जाता है? दक्षता ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पायरोलिसिस ठोस बायोमास को अधिक उपयोगी तरल ईंधन में परिवर्तित करने के लिए बुनियादी प्रक्रिया है। तो बुनियादी प्रक्रिया कौन सी है? थर्मोकेमिकल है। कौन सी है? थर्मोकेमिकल है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि चारकोल उत्पादन सीमित उपलब्ध ऑक्सीजन के साथ किसका रूप है? तो किसका रूप है? पायरोलिसिस का रूप है। किसका रूप है? पायरोलिसिस का रूप है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि पायरोलिसिस प्रक्रिया मुख्य रूप से ठोस ईंधन, चार तरल ईंधन, टार और गैसीय ईंधन के उत्पन्न के लिए है। तो इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बोनिक गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बोनिक गैस कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि हवा की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के पाचन के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? उसका नाम है एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि लकड़ी का चारकोल में परिवर्तन आंशिक रूप से कितनी सेल्सियस पर होता है? कितने सेल्सियस तापमान पर होता है? तो वो होता है 400 से 500 सेल्सियस के तापमान पर होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि गैसीय फायर को ईंधन कॉलम में किसके अनुसार वर्गीकृत किया जाता है? तो किसके अनुसार वर्गीकृत किया जाता है? वो है वायु परिचय के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि गैसीय प्रक्रिया कितने चरणों में की जाती है? तो जो गैसीय प्रक्रिया है वो कितने चरणों में की जाती है? वो 4 चरणों में करी जाती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी 4 गैसों का वास्तविक दहन ऑक्सीकरण होता है? तो कौन सी 4 गैसों का वास्तविक दहन ऑक्सीकरण होता है? तो वो होता है पायरोलिस्ड गैसों और टार्स का होता है। पायरोलिसिड गैसों और टार्स का होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में परिवर्तित करता है। जो ठोस ईंधन है उसको गैसीय ईंधन में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहा जाता है? गैसीफायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैसीफायर कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि गैसीकरण के लिए आवश्यक वायु अनुपात है। तो गैसीकरण के लिए आवश्यक अनुपात क्या है? 2.38 kg लकड़ी प्रति किलोग्राम एयर, ठीक है, प्रति किलोग्राम एयर। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि गैसीफायर ने पाया कि इंजन एप्लीकेशन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त क्या है? डाउट्राक्ट गैसीफायर है। क्या है? डाउट्राक्ट गैसीफायर है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि पूछा गया है कि निम्नलिखित स्रोतों में से किसके द्वारा विद्युत उत्पन्न नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में मतलब किसके द्वारा जो है विद्युत उत्पन्न नहीं किया जा सकता है? तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा के द्वारा विद्युत उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो पहला हो जाएगा कोयला, फिर दूसरा हो जाएगा पेट्रोलियम, तीसरा हो जाएगा हमारा प्राकृतिक गैस और चौथा हो जाता है ये सभी। तो ये इसका जो राइट आंसर है ये सभी हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। तो इसमें जो ऑप्शन चौथा होगा वो होगा उपयुक्त सभी, तो वही आपको टिक करना है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि बायोगैस प्लांट के डाइजेस्ट की तली में जमा होने वाला ठोस पदार्थ है। तो कौन सा ठोस पदार्थ है जो डाइजेस्ट की तली में जमा होता है? वो होता है स्लज जो है बायोगैस प्लांट के डाइजेस्ट की तली में जमा हो जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि
सोलर ऊर्जा प्रणाली की समस्याएं हो सकती हैं। तो सोलर ऊर्जा प्रणाली की समस्याएं हो सकती हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं? तो पहली है प्रारंभिक कीमत अधिक रात्रि में शक्ति देने के लिए, और दूसरा हो जाएगा स्टोरेज बैटरी की आवश्यकता, और तीसरा हो जाएगा बादल वाले मौसम में शक्ति उत्पन्न नहीं, और चौथा हो जाएगा हमारा ये सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, या ये सभी हो जाएगा। ठीक है, जो चौथा होगा वही सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि स्थिर डोम प्रकार के बायोगैस प्लांट की अपेक्षा घूमने वाले ड्रम प्रकार के प्लांट को वरीयता देने का कारण है। इसमें पूछा गया है कि स्थिर डोम प्रकार के बायोगैस प्लांट की अपेक्षा घूमने वाले ड्रम प्रकार के प्लांट को वरीयता देने का कारण है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए घूमने वाला भाग न होने से रख रखाव की समस्या नहीं होती है, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि अगला पॉइंट है कि लंबी अवधि तक कार्य करता है। तो लंबी अवधि तक भी कार्य करता है, ये भी सही है। फिर तीसरा है प्लांट की कीमत कम व संचालन व्यय भी कम होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, तो इसमें से जो चौथा पॉइंट होगा ये सभी या उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो वही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न आता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर धुरी रोटर्स किसका प्रकार है? तो जी किसका प्रकार है? ये है वाइंड मिल का प्रकार है। तो किसका है? वाइंड मिल का प्रकार है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि उच्च दबाव प्रक्रिया के लिए ब्रिकेट का घनत्व सामान्यतः कितने केजी प्रति मीटर क्यूब के बीच होता है? तो प्रति मीटर क्यूब के बीच होता है, तो कितना होता है? 200 से 1400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि सहानीकरण में आयतन दक्षता का क्या होता है? तो सहानीकरण में आयतन दक्षता का क्या होता है? घटती है या बढ़ती है? तो क्या होता है? बढ़ती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि बायोगैस उत्पादन के लिए उपयुक्त पीएच रेंज होती है। तो उपयुक्त पीएच रेंज क्या होती है? 6.6 से 7.5 होती है। तो 6.6 से 7.5 होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि मवेशियों के गोबर के मामले में C या N अनुपात आमतौर पर होता है। तो C या N अनुपात आमतौर पर कितना होता है? वो होता है 25:1 के आसपास होता है। कितना होता है? 25:1 के आसपास होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि दिनों की कौन सी संख्या है जिसके दौरान गैस उत्पादन शुरू करने के लिए फीड सामग्री को डाइजेस्टर में रखना आवश्यक है? तो कौन सा है? HRI। तो ये हो सकता है आपको हिंदी में लिखा मिल सकता है HRI। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि मवेशी गोबर घोल के लिए कुल ठोस का इष्टतम स्तर की सीमा है। कुल ठोस की जो है इष्टतम स्तर की सीमा क्या है? तो वो होती है 8 से 10% हो जाती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि जनता दीनबंधु मॉडल स्तर कौन सा संयंत्र है? तो कौन सा संयंत्र है? गुंबदाकार बायोगैस है। कौन सा है? गुंबदाकार बायोगैस है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि केबीआई प्रकार के कौन से संयंत्र में गैस स्थिर दबाव में उपलब्ध होती है? तो कौन से जो है गैस स्थिर दबाव में उपलब्ध होती है? वो होती है बायोगैस जो है वो संयंत्र में गैस स्थिर दबाव में उपलब्ध होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मीथेन बायोगैस, मीथेन कैसी गैस होती है? वो एक बायोगैस होती है। तो ठीक है। फिर उसके बाद बायोगैस का कैलोरी मान होता है। तो मीथेन का जो है कैलोरी मान कितना होता है? 4713 कैलोरी होता है, या के कॉल पर एम क्यूब होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि फ्लोटिंग ड्रम प्रकार के बायोगैस संयंत्र में कैसे गैस दबाव उपलब्ध होते हैं? तो कैसे उपलब्ध होते हैं? वो होते हैं निरंतर। ठीक है, निरंतर गैस दबाव उपलब्ध होते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि बायोगैस संयंत्र का क्या है? तो बायोगैस संयंत्र का क्या है? एक हृदय है। बायोगैस संयंत्र का एक हृदय है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि बायोगैस के घटक कौन से हैं? तो बायोगैस के घटक कौन कौन से हैं? CH4 और CO2 है। CH4 और CO2
2 है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा 44वां। इसमें पूछा गया है कि KVI मॉडल में लगभग कितने सेंटीमीटर जल स्तंभ के दबाव पर उपलब्ध है। तो कितने सेंटीमीटर जल स्तंभ के दबाव पर उपलब्ध है, तो 10 सेंटीमीटर जल स्तंभ के दबाव पर जो है उपलब्ध है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो कौन सा है, हाइड्रो पावर है। क्या है, हाइड्रो पावर है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि अधिकतर सॉरी दोस्तों, अधिकतर नहीं है, वो अधिकतर कटा हुआ है, निम्नलिखित है। निम्नलिखित में से गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, वो क्या नहीं है, कोयला है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि अधिकतर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से निम्नलिखित में से कौन सी हानि है। तो कौन सी हानि है, उच्च अपशिष्ट निपटान लागत, उच्च अपशिष्ट निपटान लागत, और दूसरा है अविश्वसनीय आपूर्ति, और तीसरा है उच्चतम चलाने की ये क्या लिखा है, लागत। ठीक है, उच्चतम चलाने की लागत। तो इसमें इसका जो चौथा पॉइंट होगा वो होगा उपयुक्त सभी या ये सभी होगा। ठीक है, तो उसी को आपको क्लिक करना है, जिससे ये सारे के सारे ऑप्शन उसमें आ जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जब मृत पशुओं और पौधों को वायु की अनुपस्थिति में सड़ाया जाता है तो इससे उत्पन्न होने वाली गैस को कहते हैं, इससे उत्पन्न होने वाली गैस को क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। पूछा गया है कि जब मृत पशुओं और पौधों को वायु की अनुपस्थिति में सड़ाया जाता है, जहाँ पर वायु नहीं होती है, वायु नहीं पहुँचती है, वहाँ पर सड़ाया जाता है, तो इससे जो है कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो मीथेन गैस जो है उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि काले रंग से पुते पैनलों को छत से लटकाकर उनसे सूर्य से ताप और ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है, सौर हीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौर हीटर कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि जीवित वस्तुओं का स्रोत है। तो जीवित वस्तुओं का स्रोत कौन सा है, बायोमास है। क्या है, बायोमास है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कि कोयला क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उदाहरण है। तो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उदाहरण कौन सा है, जीवाश्म ईंधन है। कौन सा है, जीवाश्म ईंधन है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि पौधों से प्राप्त पदार्थ जीवित वस्तुओं के लिए व्यर्थ पदार्थों को पुनः निम्न के रूप में उत्पन्न करते हैं। तो पुनः निम्न के रूप में किससे उत्पन्न करते हैं, वो है बायोमास के द्वारा जो है उत्पन्न करते हैं। किससे, बायोमास के द्वारा उत्पन्न करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस निम्न के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा के स्रोत है। तो निम्न में से महत्वपूर्ण ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से, पहला है यातायात के लिए, दूसरा है घरों के लिए उद्योग, घरों के लिए, फिर तीसरा है उद्योग के लिए, और चौथा है ये सभी या उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित द्रव में से किसकी विस्कोसिटी अधिकतम होती है, विस्कोसिटी अधिकतम होती है। तो किसकी होती है, वो होती है बायोडीजल की होती है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, उसके बाद आता है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित द्रव में से किसकी विस्कोसिटी अधिकतम होती है। तो किसकी होती है, बायोडीजल की होती है, ये तो बता चुके थे। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि फ्यूल से विद्युत उत्पन्न करने के लिए जलता है। तो फ्यूल से जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए क्या जलता है, हाइड्रोजन जलता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना निर्भर करता है। तो कैसे निर्भर करता है, प्रकाश पर और स्पेक्ट्रम इंसिडेंट पर और बनाने में प्रयुक्त पदार्थ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है हमारा कि पवन मेल में से किस प्रकार के पंप प्रयोग किए जाते हैं। पवन मेल में जो है किस प्रकार के पंप प्रयोग किए जाते हैं, किस प्रकार के पंप प्रयोग किया जाता है। पहला आता है
डाईफ्राम टाइप, फिर उसके बाद आता है रोटरी टाइप, फिर उसके बाद आता है रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग। फिर जब चौथा पॉइंट आएगा हमारा कि ये सभी या उपरोक्त में से सभी, ठीक है, तो उसी को आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि कृषि कार्यों हेतु पवन मिल को चलाने के लिए न्यूनतम वायु की चाल को लाभदायक मानते हैं। न्यूनतम जो है वायु की चाल को लाभदायक मानते हैं, तो कितनी चाल को लाभदायक मानते हैं? 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से या प्रति आवर। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि क्षैतिज धुरी वाले रोटर वाली गिल मिल में ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं। तो कौन से ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं? बहुब्लेड टाइप रोटर, शेल टाइप इकाई और प्रोपेलर टाइप इकाई, ठीक है। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत है, तो गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? जंगल, पशु वेस्ट, कृषि वेस्ट और ये सभी हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि गोबर गैस प्लांट के भाग होते हैं। गोबर गैस प्लांट के जो है भाग होते हैं वो कौन कौन से भाग होते हैं? वो होते हैं डाइजेस्टर, गैस होल्डर और इनलेट और आउटलेट पाइप। इनलेट और आउटलेट पाइप, तो ये क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, उपरोक्त में से सभी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि गोबर गैस प्लांट में गैस उत्पादन प्रक्रिया में शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अगला इसमें जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्गेनिक पदार्थ पर एक प्रकार के जीवाणु और फिर है क्रिया कर इनको साधारण एसिड में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। सॉरी दोस्तों, ये प्रश्न नहीं है, ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। ए दिया गया और बी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये जो ए बी दोनों ऑप्शन हैं वो दोनों के दोनों ही राइट है। पहला आपको बता चुके हैं, दूसरा वाला बता दे रहे हैं। इन एसिड्स में दूसरे प्रकार के जीवाणु क्रिया करते हैं जिससे मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए बी दोनों हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि ऊर्जा के क्षेत्रीय स्रोत कौन से हैं? ऊर्जा के जो है क्षेत्रीय स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया धातु, दूसरा हो गया खनिज। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों, धातु और खनिज दोनों हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि बछड़े प्रतिदिन लगभग गोबर कितना देते हैं? एक बछड़ा जो है प्रति एक दिन में जो है कितना गोबर देता है? तो कितना देता है? 5 किलोग्राम देता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि गैर क्षयीय और ऊर्जा स्रोत को नवीनीकृत किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? भौतिक प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया और ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि गोबर गैस प्लांट में गैस उत्पादन प्रक्रिया बहुत अधिक धीमी पड़ जाती है जब स्लरी का तापमान 5 सेल्सियस से कम हो जाता है। कितने से कम हो जाता है? 5 सेल्सियस से कम हो जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि बायोगैस में पाई जाती है। तो बायोगैस में क्या पाया जाता है? एक तो मीथेन पाया जाता है, फिर उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। कौन से? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जो है बायोगैस में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है लास्ट प्रश्न हमारा कि बायोमास में उत्पन्न गैस को कहते हैं। तो बायोमास में उत्पन्न गैस को क्या कहा जाता है? वो क्या कहा जाता है? बायोगैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोगैस कहा जाता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। और कमेंट तो कर ही दिया करिए कि जिससे जो है थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का जो है मन करता है, ठीक है। जब आप लोग कमेंट नहीं करते, रिस्पांस जब नहीं आता है तो वीडियो बनाने का कोई मन नहीं करता है। इसीलिए इस बार जो है बहुत कम वीडियोस पढ़ पाए हैं, इसी के कारण, क्योंकि मन ही नहीं करता है वीडियो बनाने का, तो वीडियो बनाते ही नहीं, बहुत कम बनाते हैं। जब लगता है कि चलो बना ही देते हैं तो बना देते हैं, नहीं तो ऐसे ही पहली बात तो वीडियो नहीं बनाते। जब लगता है कि बनाना चाहिए, कि जब और बच्चों के बारे में सोचते हैं तब मन कहने लगता है
कोई बात नहीं, किसी का तो भला होगा, तो उसी हिसाब से फिर बना देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अगर दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है पढ़ सकें। और आपका रहा जो 20 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ था क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी का, तो उसका पेपर आप लोगों को जो है पेपर का सॉल्यूशन जो है आपको बुधवार तक आपको प्राप्त होगा। ठीक है, बुधवार शाम तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।